हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। पेटीएम स्टॉक को लेकर काफी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि विवेक भाई क्या करें, फंसे बैठे हैं। अब तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। आपने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपने इस कंपनी की अच्छी खासी उतारी थी। तो यहाँ पर बात उतारने की नहीं है, बात यहाँ पर सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने की है। डिस्कस करने के बाद में जब हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं तो वहां एक्चुअल में क्या करना है वो आपका डिसीजन है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर्स के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, सारी चीज समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाले फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे अभी वाली दिसंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ सेल्स इंक्रीज हुई है, 1456 करोड़ की हो गई है। अब से पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 772 करोड़ की थी, तो डबल हो गई है सेल्स यहाँ पर। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहां पर इंक्रीज हो गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने में अगर आप देखोगे, सो कॉल्ड दिस टेक्नोलॉजी कंपनी जहां पर इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस एकदम से इंक्रीज नहीं होने चाहिए। एक्सपेंसेस में 1325 करोड़ से बढ़कर 2244 करोड़ हो गए हैं। तो यहां पर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 44% से इंक्रीज होकर 57% हो गई। अगर हम सितंबर क्वार्टर से यहां पर मिलाने लगे, एक बार कंपेयर करने लगे, देन सेल्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 1086 करोड़ टू 1456 करोड़। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो 1545 करोड़ से 2244 करोड़ हो गए। 700 करोड़ के यहां पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, जबकि रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हुई, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 400 करोड़ की। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस है क्यों? एम्प्लॉय कॉस्ट 36% से 57% क्यों बढ़ गई? जब इसकी हम डिटेल देखते हैं तो यहां पर ये पैसा बांटा गया है ईसॉप में। अब यहां पर अगर ईसॉप की बात करने लगे, इन्होंने कितने करोड़ के यहां पर ईसॉप दिए हैं, तो जितने भी, सबसे पहले एक बात आप देखो, यहां जो ईसॉप की कॉस्ट है वो ईसॉप कॉस्ट है 389 करोड़। ये जितने भी फिगर्स हैं वो सारी की सारी करोड़ में हैं। अब मैं एक चीज यहां पर जानना चाहता हूं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन सब की तरफ से मैनेजमेंट को, कि यहां पर एक क्वार्टर में 390 करोड़ रुपीस का आप ईसॉप एम्प्लॉइज को बांट कैसे सकते हो? ये कौन से एम्प्लॉइज हैं? ये गिने चुने टॉप एम्प्लॉइज हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट है, जो ओनरशिप को यहां पर अपने आप को बताते हैं। लेकिन 390 करोड़ रुपीस का यहां पर ईसॉप बांट कैसे सकते हैं? ये एक इंसेंटिव दे कैसे सकते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में? किस मैनेजमेंट को? उस मैनेजमेंट को दैट इज मेकिंग ए लॉस। ऑपरेटिंग लेवल पर भी यहां पर लॉस है। अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, जब यहां पर 390 करोड़ का ईसॉप है, यानी कि अगर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 390 करोड़ का ये हम लेस भी करते हैं, तब भी 400 करोड़ का यहां पर लॉस बचता है। 400 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस करने वाली एक क्वार्टर की कंपनी को हम उन एम्प्लॉइज को इतना सारा पैसा कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के कोई अहमियत ही नहीं है। यहां पर ये चीज साफ साफ है। कैसे अहमियत नहीं है? क्योंकि जो कंपनी लॉस कर रही है उसमें एम्प्लॉइज को इतना सारा आप ईसॉप कैसे दे सकते हो? आप ईसॉप को देते हुए बहुत सारी कंपनीज कहते हैं कि ये हमने कोई पैसा थोड़ी दिया, ये पैसा ही तो है। ये एम्प्लॉइज को आपने शेयर्स दिए, एम्प्लॉय शेयर्स मार्केट में सेल करेंगे, उनको पैसा मिल गया, तो ये इंसेंटिव ही तो है। ये इंसेंटिव नहीं है तो और क्या है? अब इसका कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? एक बात ध्यान से समझो, अगर कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 हैं, ठीक है, और 100 करोड़ का ही उसका, लेकिन वो तो नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है, तो नेट प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। एनीवेज 100 करोड़ के अगर 100 शेयर्स हैं और एम्प्लॉइज को 10 शेयर्स और दे दिए गए, तो कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? 110। यानी कि पहले जितना प्रॉफिट 100 शेयर्स में डिवाइड होता, अभी वो 110 में होगा। तो यानी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसको तो कुछ नहीं मिला, उसको तो कोई ईसॉप नहीं मिला, उसको तो कोई यहां पर राइट इश्यू या सस्ते प्राइस पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी जो पर शेयर की अर्निंग है वो तो कम हो गई ना। पहले 100 शेयर्स में डिवाइड होती, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती, अभी 110 में होगी। और इसका बेनिफिट किसको मिला? सिर्फ उन एम्प्लॉइज को। किन एम्प्लॉइज को? जो गिने चुने कुछ एम्प्लॉइज है मैनेजमेंट में बैठे हैं। हाई वैल्यूएशन पर लाकर, एक्स्ट्रा हाई वैल्यूएशन पर लाकर एक लॉस मेकिंग कंपनी को सबसे पहले लिस्ट करना। किस प्राइस पर कंपनी को लिस्ट किया गया था? कंपनी को लिस्ट किया गया था 2150 रुपीस के प्राइस पर। उसके बाद कंपनी ओपन कहां हुई? 1951 पर, यानी कि 200 रुपीस नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 9% डाउन यहां पर ये ओपन हुई। और उसके बाद में अभी कहां चल रही है? जस्ट 800 के प्राइस पर। आप अगर इस बात को ध्यान से समझो कि किस प्राइस पर इन्होंने कंपनी को लिस्ट किया था, दिस वाज 250 और करंट में 798 चल रही है। तो अगर हम 2150 से अगर इसको देखें तो 63% का लॉस है उन सारे लोगों को, उन सारे शेयर
होल्डर्स को, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने यहां पर पेटीएम में पैसे लगाए थे आईपीओ में। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसके बाद में नीचे नहीं गिरा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब ये शेयर करीब 1440 के आसपास चल रही थी। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देखना, 1440 पर मैंने ये वीडियो बनाई थी लगभग, कि इस कंपनी में कोई दम नहीं है और यहां से ये लगातार नीचे आ सकता है। उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई और उसके रिकवरी के बाद जो इसमें फिर से मारामारी हुई है और ये मारामारी रुकती नजर नहीं आती। यहां पर एक और मैं रीजन आपको बताता हूं। इन्होंने यहां पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन दी है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहां पर पोस्ट किए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, आप ध्यान से समझना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई हैं। 89% ग्रोथ, यहां पर 31% ग्रोथ, यहां पर माइनस में है कि ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या किया, एबिटा को बिफोर ईसॉप्स कॉस्ट, एबिटा इनका पहले 488 करोड़ माइनस में था, अभी 393 करोड़ यहां पर माइनस में, यानी कि कम हो गया है, लॉस कम हो गया है। इसको पॉजिटिव दिखाया गया है। यहां पर जो ईसॉप्स की कॉस्ट है उसको कौन दिखाएगा, यहां पर एक्सक्लूड करके क्यों दिखाया है, इसको पूरा करके क्यों नहीं दिखाया, इसको पूरा करके दिखाना चाहिए। एक्सक्लूड करके दिखाने का मतलब क्या है कि हमने एम्प्लॉइज को कितना इंसेंटिव पे किया है, उस चीज को क्यों नहीं दिखाया गया है। Every figure in this presentation has been prepared in such a manner कि सामने वाले को सिर्फ रोजी पिक्चर दिखाई जाए और यहां पर जितनी भी छुपी हुई चीजें कुछ ना दिखाई जाए। उसके बाद में क्या दिखाएगा, मंथली यूजर्स यहां इंक्रीज हुए हैं, यहां मर्चेंट पेमेंट गेटवे सिस्टम में इंक्रीमेंट हुआ है। ये जितने भी की मैट्रिक्स हैं सब में यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। लेकिन जितने भी नंबर्स हैं, या तो क्लाइंट्स के नंबर्स हैं कि कितने कंज्यूमर हैं, या इस चीज के नंबर्स हैं कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या इस चीज के नंबर्स हैं कितनी रेवेन्यू आई है, रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हुई है। नोवेयर दे हैव मेंशन्ड कि इन्होंने यहां पर प्रॉफिट क्या कमाया है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कौन से सेगमेंट से कितना प्रॉफिट आया है। दे हैव मेंशन्ड कि अलग अलग सेगमेंट से कितनी कितनी रेवेन्यू आई है, लेकिन किस किस सेगमेंट से कितना कितना लॉस आया है। इस पूरी प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से समझना, कहीं भी इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं यहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बदले कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की आज की डेट में कौन बात करता है। इट इज नोवेयर मेंशन्ड, इट इज नोवेयर रिक्वायर्ड। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्यों दिखाया गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे तो लॉस नजर आएगा। एंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में अपनी मर्जी से बनाओ कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, और यहां पर प्रॉफिट दिखा दो। दिस इज नॉट ए प्रॉफिट, दिस इज लॉस मेकिंग कंपनी। यहां पर अगर ऑपरेटिंग देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज -788 करोड़ एंड दे आर शोइंग हियर कि 454 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट आया है। मींस सारी चीजें यहां पर एक व्हाइट वॉश कर दो, सारी चीजें जैसे दिखानी है अपनी मर्जी से वैसे दिखा दो। रोबस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट, व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट अबाउट एबिटा, नोवेयर दे आर मेंशनिंग। तो यहां पर आप समझ रहे हो ये प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार की गई, और ये प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार हो क्यों नहीं। यहां पर इनके शेयर होल्डर्स कौन है, आप जरा ध्यान से जाकर देखो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कौन है, कोई भी नहीं है। एफआईआई 9% है, डीआईआई 1% है। DIIs are owning only 1%। DIIs में एक चीज बताऊं आपको, सबसे ज्यादा समझदार एक कम्युनिटी है अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें। FIIs बहुत तरीके से अपनी वैल्यूएशन गेम प्ले करते हैं, लेकिन DII उस चीज से बचते हैं। DIIs में यहां पर पैसा इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस का लगा होता है और उनकी यहां पर हिस्सेदारी कितनी है, जस्ट 1%। और पब्लिक के पास जो ये दिखा रहे हैं ये कौन है, ये सारी PE कंपनीज हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट कंपनीज हैं, और विजय शेखर जी के पास सिर्फ 8.9% हिस्सेदारी है, कोई प्रमोटर के पास है नहीं, अपना सब माल बेच के निकल चुके हैं। और ये हिस्सेदारी भी अब किस तरह से बढ़ रही है, ईसॉप देकर बढ़ रही है, यानी कि अपनी कम हो गई है। अब एक काम करो, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दो। यहां पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का बुद्धू बना चुके हैं। बुद्धू से अलग भी आप जितने वर्ड्स यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहां पर अभी 8.9% से बढ़ा लो, और फिर से एक बार चूना लगाने का फिर से मौका मिलेगा, तो यहां पर बढ़ाते जाओ, करते जाओ। अदरवाइज दिस कंपनी, होल कंपनी इज कमिंग इन एट 51,000 करोड़ रुपीज नाउ। और 2150 जो इनका करंट जो इनका लिस्टिंग प्राइस था उसके हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन आती है, जिस प्राइस पर इसको लिस्ट किया गया था वो कितना था, तो यहां पर 51759 डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस 798 एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2150, जिस प्राइस पर ये शेयर प्राइस आया था, यानी कि 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर इसको लिस्ट किया गया, यहां पर आईपीओ लाया गया था।
1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, आपको पता है ना कितनी बड़ी कंपनी होती है? आप एक बार लार्ज कैप कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन जाकर देखना, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी कंपनी होती है। 1,40,000 करोड़। अब यहाँ पर 1,40,000 करोड़ के जब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, उनके पास बैलेंस शीट में एक बार देख लो, बैलेंस शीट में क्या है। इनके पास 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में दे हैड फिक्स्ड एसेट्स ओनली ऑफ 500 रुपीज, 500 करोड़ रुपीज, जस्ट 500, नॉट इवन 1,000 करोड़, 500 करोड़। इन्वेस्टमेंट 400 करोड़। उसके बाद में अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में क्या है? अदर एसेट्स में इनका 2300 करोड़ का यहां पर इनके पास कैश है। तो एक्चुअल में एसेट्स कितनी है? ट्रेड रिसीवेबल जो किसी से लेना है, आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। कैश इक्विवेलेंट 2400 करोड़ प्लस 500 करोड़ रुपीस की इनके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, यानी कि 3000 करोड़ रुपीस का इनके पास एक्चुअल माल है। बाकी सब चीजें क्या है? अब बात आती है कि लोन्स हैं एंड अदर एसेट्स हैं। जो ये लोन्स एंड अदर एसेट्स हैं, ये कितने करोड़ की हैं? 5500 करोड़ की, 5600 करोड़ की, दोनों मिलाकर। तो इसमें से 3600, 3700, 3800 करोड़ तो इन्होंने यहां पर बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का देना भी है। तो इसमें से कितना बचा? 1700 करोड़, 1700 करोड़। ये कुछ फिगर्स हैं। 1,40,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन बना रहे थे कंपनी की। उसके बाद में अगर हम बात करें कि यार ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है तो प्रॉफिटेबिलिटी कहां है यार? इट्स ए कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग कंपनी, और इतना ज्यादा लॉस है कि जो यहां पर अगर बैलेंस शीट में देखोगे कि लॉस की वजह से इनका रिजर्व भी कम हो रहा है, यानी कि अपने रिजर्व को भी नहीं बचा पा रहे हैं, अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं, ये आउटफ्लो हो रहा है यहां से। दो तरह के यहां पर लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं। एक वो कंपनी जो एक्चुअल में तो लॉस मेकिंग है बट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी कि पैसा बाहर जा नहीं रहा है। यहां तो जो लॉस है ना, वो एक्चुअल में पैसा बाहर जा रहा है, इनके पास पैसा बच नहीं रहा है, अदरवाइज रिजर्व कम नहीं हो सकते थे। यहां पर रिजर्व तो कम तभी होते हैं जब एक्चुअल में कैश बाहर निकल जाए, अदरवाइज रिजर्व कम नहीं होते। यहां पर समझने की जरूरत है। अब बात आती है कि विवेक भाई अब क्या करें? 51,000 करोड़ तो रह गए, 1/3 तो पैसे रह गए जितने हमने सारे के सारे लगाए थे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लगाए क्यों थे? क्योंकि मैं आईपीओ के लिए हमेशा मना करता हूं कि आईपीओ में पैसे नहीं लगाने चाहिए। आईपीओ में पैसा लगाना उस तरह का होता है जैसे आपने कोई कार परचेज कर ली, लेकिन ना पहले उसको कभी देखा, ना चलाकर देखा, ना उसका रिव्यू पता किया, और अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो वो एक बेकार इंफॉर्मेशन है, फेवर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ सपने दिखा दिए कि ये कार हवा में उड़ेगी। ये कार हवा में नहीं उड़ी भाई, ये कार नीचे गिर गई, और अभी 1-2 आईपीओ आने वाले हैं, थोड़ा संभल के रहना। अब यहां पर बात है कि इस टेक्निकल्स में है क्या? इस टेक्निकल्स में साफ साफ आप ये चीज देखो कि ये जो दो कैंडल्स हैं, ये विद रेड कैंडल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सारा माल पब्लिक को बेचा गया फर्स्ट 2 डेज में। उसके बाद में यहां रिकवरी आई, तो ये भी कह सकते हैं कि ये विवेक भाई रिकवरी में वापस से खरीदा भी गया। अगर रिकवरी में वापस से खरीदा जाता तो उसके बाद में इसकी ये हाल नहीं होती। और इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इसमें गिरावट आई है लगातार विद दिस हैवी वॉल्यूम, इंक्रीजिंग रेड वॉल्यूम, ये एक्चुअल में सेल ऑफ है, एक्चुअल सेल ऑफ है। और ये एक्चुअल सेल ऑफ कब आया है? जब इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। जो पहले इसकी फर्स्ट 2 डेज में सपोर्ट बनी, उसके बाद में एक बार सपोर्ट बनी, सेम रेंज में यहां पर ये घूमता रहा। उसके बाद जैसे ये सपोर्ट टूटी, सबको पता चल गया अब एक्चुअल माल बेचो, यहां पर कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद में फिर से यहां पर एक लगातार गिरावट देखने को मिली, एंड दैट इज ऑल्सो विद द हैवी रेड वॉल्यूम। तो यहां पर ये सारा माल एक्चुअल में बेचा गया है। देयर इज नो बायर, पब्लिक इज द बायर। शायद एवरेजिंग कर रही होगी, शायद कुछ वीडियोस अलग से देखी होंगी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई होंगी, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में फिर से यहां पर लगातार लॉस है। अब यहां पर बात करते हैं विवेक भाई, इससे निकला कब जाए? देखो निकलने का नहीं पता, वैसे तो पैसे ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। अगर बात यह है और खरीदना चाहिए क्या, मैं तो कभी नहीं खरीदूंगा जब जो कंपनी एक इस तरीके से कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी हो, एम्प्लॉइज को सारा का सारा पैसा इंसेंटिव के रूप में दे रहे हो लॉस बनाने का, और उसके बाद में उसके पास एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव हो। मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो प्लस में होना चाहिए यार, क्योंकि कम से कम बाकी खर्चे सेम रहेंगे, रेवेन्यू बढ़ती रहेगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग भी प्रॉफिट में नहीं है, तो कुछ है ही नहीं कंपनी में। कंपनी के पास एक्चुअल एसेट्स नहीं है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस का फिक्स्ड एसेट्स है, 2500 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। दैट इज द ओनली एसेट दे डू हैव, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो भी कैश के चलते अगले 4-5 क्वार्टर में ऐसे ही खत्म हो जाना है अगर यही हाल रहा तो। और उसके बाद में लेकिन यहाँ बातें क्या होती हैं कि हम फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करके बहुत सारे प्रॉफिट कमाएंगे। तो इतनी सारी हमारी यहाँ पर ग्रोथ हुई। इन सारी ग्रोथ में जो इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का नाम भी नहीं लिया, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी में है क्या। मैं इस कंपनी से लगातार दूर रहने वाला हूं।
और जो यहां पर एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो यही है 1279 का। अगर किसी रीजन से इन्होंने अपने इस स्टॉक को वापस इस लेवल तक ले भी आए, आई हैव नो रीजन, जब तक इनकी बैलेंस शीट में, जब तक इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट नहीं आ जाता और ये कंपनी के पैसे को लुटाना बंद नहीं कर देते ईसॉप्स के माध्यम से, तब तक इस कंपनी में हाथ भी लगाना गलत है मेरे हिसाब से। और जो इसमें दो रेसिस्टेंस हैं, सो फर्स्ट रेसिस्टेंस यहां पर बेसिकली मल्टीपल रेसिस्टेंस बन रहे हैं। एक रेसिस्टेंस ये है जो 870 पर है, दूसरा रेसिस्टेंस 994 पर है, एंड थर्ड रेसिस्टेंस यहां पर एक और आता है, दिस पर्टिकुलर वन 1148, और उसके बाद में ये रेसिस्टेंस जो 1270 पर है, ये टूटना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है करंट सिचुएशन में। और अगर ले भी गए तो सेम ही सिनेरियो यहां पर बनने वाला है। कंपनी में है क्या, इस तरह की कंपनी से बचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं सीख कर करो, समझ कर करो। स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने से कंपनी अच्छी नहीं होती और स्टॉक प्राइस के नीचे आने से कंपनी बेकार नहीं होती। स्टॉक प्राइस अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है। इस स्टॉक मार्केट में यह चीज हमेशा होती रहेगी कि बुद्धू बनाने के लिए बेकार कंपनीज को ऊपर ले जाया जाएगा, जैसे टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड को ले जाया गया था, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, और अच्छी कंपनीज को नीचे भी ले जाया जाएगा यहां पर माल भरने के लिए, जैसे एचडीएफसी एएमसी में अभी हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज ऑन इंडियन बोर्सेस। तो यहां पर चीजों को समझने की जरूरत है। ग्रेट कंपनीज को सस्ते प्राइस पर खरीदो, बेकार कंपनीज को ना महंगा खरीदो ना सस्ता खरीदो, और अच्छी कंपनीज को महंगा नहीं खरीदो। तो अच्छी कंपनीज को सिर्फ सस्ता खरीदना है। यहां पर चार कॉम्बिनेशन है, अच्छी कंपनीज महंगा खरीदना, अच्छी कंपनीज सस्ता खरीदना, बेकार कंपनीज महंगा खरीदना, बेकार कंपनीज सस्ता खरीदना। यहां सिर्फ एक कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, अच्छी कंपनी सस्ती खरीदो। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।